जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की तारीख में सारे भारतीयों के सामने एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि अपने घर के खर्चे चलाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे जिनके पास इतना बेइंतहा पैसा है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें रखना कहाँ है। दूसरा, जिनके पास कुछ नहीं है और वो 5 किलो अनाज की लाइन पे लगे रहते हैं। तो 85 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बदहाल स्थिति में हैं, और आधा परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा है, चाहे वो बड़े बड़े पूंजीपतियों हों या राजनीतिज्ञ हों या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों या ऑफिशियल्स हों जिनके पास अकूत संपत्ति है। जब उनके घर में छापा पड़ता है तो वहां पे बोरों में पैसे मिलते हैं, बिस्तरों के नीचे पैसे मिलते हैं, पैसे को गिनने के लिए मशीनें बुलानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे देश में कम से कम 30% लोग ऐसे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। अगर देश में 142 करोड़ लोग टोटल हैं और उसमें 30% का मतलब करीब करीब 40 करोड़ 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इस स्थिति में हैं कि वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं और घर का खर्चा चला पा रहे हैं। ये बात दूसरी है, पिछले 11 साल के उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा कष्ट आ गए हैं और उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से आप कब नौकरी से निकाल दिए जाएं आपको पता नहीं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, किसी गोदी मीडिया में काम करते हैं, आपको नहीं पता किसी भी दिन आपने अगर मोदी जी की आलोचना कर दी है सही में पत्रकारिता की, आप नौकरी से निकाल दिए जाएं। छोटी छोटी दुकान वाले जो उद्योग वाले हैं उनके उद्योग धंधे चल नहीं रहे, उनकी दुकानें चल नहीं रही, तो ज्यादातर लोग परेशान हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर गोल्ड लोन्स बढ़ गए हैं और लोगों ने प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल ज्यादा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद अगर गुंजाइश है, अगर मान लीजिए 10% लोग भी ऐसे हैं जो कि शायद आज प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं या अच्छी तनख्वाहें पा रहे हैं, या वो किस्मत वाले लोगों में से हैं जिनके पास कुछ इनकम है जिससे वो कुछ बचत कर पा रहे हैं। तो मैं आज उन लोगों से मुखातिब हूं, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो 10% हैं जो बचत कर सकते हैं। बाकी लोग तो बचत कर नहीं पा रहे, बचत की दर बहुत ज्यादा कम हो गई है। कहां 30% की बचत दर हुआ करती थी भारतवर्ष के अंदर, विश्व में सबसे ज्यादा, आज 21-22% पे आ गई है, क्योंकि लोग बचत कर नहीं पा रहे, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चल रहे, क्योंकि उनके धंधे नहीं चल रहे, उनके दुकानें नहीं चल रही, उनकी नौकरियां खतरे में है। तो वो बेचारे किसी तरह से अपने घर के खर्चे को चला रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 14 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10% लोग देश में ऐसे हैं जो कि बचत कर पा रहे हैं। आज की जो चर्चा है उनके संदर्भ में है। भाई, देश के अंदर करीब 9-10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट का मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें निवेश की, तो मोटे मोटे तौर पर 4 निवेशों के विकल्प हम पकड़ लेते हैं। बाकी बहुत ज्यादा आप, अगर आपके पास पैसा है बचत के लिए या अपने बुढ़ापे की रक्षा के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप पैसा कहां लगाएंगे? भाई, पहला तो यह है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। दूसरा विकल्प आपके पास है कि फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। तीसरा आपके पास है कि सोने चांदी में पैसा लगाएंगे। और चौथा है कि रियल एस्टेट में लगाएंगे। ये 4 विकल्पों पे मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि विश्व में जितना भी पैसा है, जितना भी सरप्लस पैसा है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, वो स्थिर है, बढ़ता घटता है। शेयर मार्केट बढ़ता है तो बढ़ जाता है, सोने के दाम बढ़ते हैं, जिनके पास सोना है बढ़ जाता है। लेकिन एक मोटे तौर पर कितना भी है वो, मान लीजिए 10 ट्रिलियन डॉलर है पूरे विश्व के अंदर। अब ये पैसा, इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ मनी। ये एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता है। कहां से निकलता है, कहां जाता है? भाई, मानी बात है कि जो भी निवेशक हैं, आप हैं निवेशक, मैं भी हूं निवेशक, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि जो भी पैसा हमारे पास है उसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां से रिटर्न हमको ज्यादा मिले। ये मानी बात है कि हर आदमी कितना भी बड़ा समाज सेवी हो, लेकिन वो ये चाहेगा कि जो पैसा लगाए उससे रिटर्न ज्यादा हो। तो एक तो वो चीज चाहता है कि रिटर्न ज्यादा हो,
दूसरी चीज वो चाहता है रिस्क कम हो, और तीसरा वो चाहता है कि लिक्विडिटी हो। तो कोई भी पैसा आप चाहे रियल एस्टेट में लगाएं, चाहे सोने चांदी में लगाएं, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में लगाएं, आप ये चाहते हैं कि आपका रिटर्न सबसे ज्यादा हो और रिस्क कम हो और लिक्विडिटी ज्यादा हो, जब चाहे आप पैसे को निकाल सकें। अब सवाल ये उठता है कि आज की परिस्थिति में है क्या, परिवेश क्या है? परिवेश यह है कि एक बहुत अच्छा बूढ़े लोगों के लिए एक विकल्प था पैसा निवेश करने का और बचत करने का, जो बहुत ज्यादा प्रचलित था कुछ साल पहले तक, वो था फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड। भाई आपको मान लीजिए, और ये एक सिद्धांत है, रूल ऑफ 100 उसको कहते हैं, फाइनेंस का सिद्धांत है रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100 का मतलब ये है कि 100 में से अपनी उम्र को घटा दीजिए, जो बचे उसको इक्विटी में लगा दीजिए, शेयर मार्केट में लगा दीजिए, और जितनी उम्र है उतना फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में लगा दीजिए, माने फिक्स रिटर्न में लगा दीजिए। भाई अगर आप एफडी और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। जब आपने पैसा लगाया 10% पे लगाया तो 10% मिलता रहेगा जब तक वो बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाएगा। अगर 5% पे लगाया तो 5% मिलता रहेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा। वहां भी रिस्क का मामला है, रिस्क और रिटर्न बॉन्ड में और फिक्स डिपॉजिट में। अगर मान लीजिए आप आरबीआई बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड में लगाते हैं, रिटर्न कम मिलेगा लेकिन रिस्क कम होगा। तो अगर आपके व्यक्तित्व में कम रिटर्न और कम रिस्क पे पैसा लगाने की इच्छा है तो आप आरबीआई बॉन्ड में लगाइए। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी के अंदर पैसा लगाएंगे तो रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा लगाएंगे, रिटर्न और ज्यादा मिल जाएगा, रिस्क और ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छी बड़ी कंपनियों में, एक ट्रिपल प्लस कंपनियों में पैसा लगाएंगे, रिटर्न और ज्यादा मिल जाएगा, रिस्क और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आप बहुत ही वाहियात कंपनी में, छोटी कंपनी में, रिस्की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न हो सकता है 20% मिले लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए और कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। तो पहला विकल्प तो ये हो गया कि फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड में पैसा आप लगाएं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में पैसा इतना ज्यादा आकर्षण से खत्म कर दिया गया है सरकार द्वारा पिछले 11 साल के अंदर, क्या फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। भाई जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलता था, आज वो 2-2.5% का है, आधा हो गया है। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो 1 लाख रुपए भी आपने रखा तो आपको साल भर में इंटरेस्ट मिल रहा है 2,500 रुपए, और उसमें भी अगर आप इनकम टैक्स देने वाले हैं और आप हाई रेंज में हैं, 30% रेंज में हैं, तो उसका 30% पैसा कट जाएगा इनकम टैक्स में। अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आपको 2.5% मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, रिटर्न मिला आपको इनकम टैक्स देने के बाद 1.5%, और इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा, तो पैसे की कीमत कम हो गई, 100 रुपए की कीमत 96 रुपए हो गई और आपको मिला 98 रुपए, तो 2 रुपए का नुकसान आपको हो गया। तो इसलिए जब ये इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा मकसद रूप से जानबूझकर सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट कम किए गए जिससे कि आप बैंक एफडी में पैसा न लगाएं और मजबूरी में आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना पड़े। और जब शेयर मार्केट में मजबूरी से आप पैसा लगाएंगे तो शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, फ्लाइट ऑफ मनी, पैसा जहां से निकलेगा वहां चीजें नीचे जाएंगी और जहां जाएगा वो उठ जाएंगी। फिर एनपीएस यूपीएस के माध्यम से कर्मचारियों को मजबूर किया गया कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। तो जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो शेयर मार्केट में इतना सारा पैसा आ जाएगा, शेयर कम होंगे तो शेयर दाम बढ़ जाएंगे और फिर कहा जाएगा सरकार के द्वारा इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही है, शेयर मार्केट क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। लेकिन शेयर मार्केट इसलिए नहीं काम कर रहा है कि कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, वो इसलिए अच्छा काम कर रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा शेयर पे पीछे लग गया है, जो यूपीएस एनपीएस के माध्यम से भी आया है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक में कम करने की वजह से भी आया। अगर इंटरेस्ट रेट आज 8% कर दे सरकार मान लीजिए, तो आप देखिएगा शेयर मार्केट 20% गिर जाएगा, क्योंकि लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के एफडी और बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज जब उन्हें 4-5% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब
सेविंग बैंक अकाउंट में तो 2% का 2.5% का रिटर्न मिल रहा है, और एफडी में भी पैसा लगाते हैं तो 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 6% में अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है और 2 रुपए आपका 2% कट गया इनकम टैक्स पे, तो 4% का रिटर्न, उतना इन्फ्लेशन, तो फायदा क्या। इससे अच्छा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। और शेयर मार्केट में अगर आप किसी भी फंड में लगाएंगे, आर्बिट्राज फंड में लगाएंगे या शॉर्ट टर्म फंड में लगाएंगे, किसी भी स्कीम में लगाएंगे, तो आपको 7-8% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए लोग जो है अब बैंक में एफडी और उसमें पैसा लगाने के बजाय उसको शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, और शेयर मार्केट बढ़ रहा है। तो पहली बात तो हमने कर ली कि फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड के अंदर अब कोई रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन इसलिए लोग बैंक में पैसा डाल नहीं रहे। अब दूसरा आ गया शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट के अंदर क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो शेयर मार्केट बढ़ गया। या हालांकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे, जो विदेशी निवेशक थे, उन्होंने पैसा निकाल लिया, लेकिन पैसा निकालने के बावजूद, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर लोगों के पास विकल्प नहीं था, इन 15 करोड़ लोगों के पास जो 10% थे कि कहां पैसा लगाएं, एफडी में लगा नहीं सकते, तो उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया और शेयर मार्केट बढ़ गया। फिर वो यूपीएस के माध्यम से भी लोगों को मजबूर किया गया शेयर मार्केट में लगाए, तो शेयर मार्केट बढ़ गया। अच्छा, जब बढ़ गया तो लोगों ने और लगाना शुरू कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से शेयर मार्केट में भी कोई रिटर्न नहीं मिला। अच्छा, यहां भी खेल है। खेल वही है जो मैंने शुरू में कहा कि रिटर्न है, रिस्क है, लिक्विडिटी है। अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी में जो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनियां, उनमें पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में, तो रिटर्न कम मिलेगा, रिस्क कम होगा। मैंने लॉन्ग टर्म में लगाएंगे तो आपको 8-10% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मिड कैप में लगाएंगे, उनसे छोटी कंपनी में लगाएंगे, तो रिटर्न 20% मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी है कि 20% गिर जाए। स्मॉल कैप में लगाएंगे तो रिटर्न 40% मिल सकता है, लेकिन रिटर्न 40% गिर भी सकता है। तो रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी भी बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा है। जब आप चाहेंगे बेच देंगे, जब आप चाहेंगे खरीद लेंगे। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न तो फिनोमिनल हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप चाहेंगे आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि खरीदार, क्योंकि थोड़े ही खरीदार हैं, थोड़े ही बिकने वाले, इसलिए जब वो बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है, जो गिरता है तो धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो शेयर मार्केट का ये खेल है। अब आ जाइए सोने चांदी पे। भाई आपने देखा पिछले 2 साल के अंदर शेयर मार्केट तो नहीं बढ़ा, लेकिन सोने चांदी के दाम अचानक डबल हो गए, और अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, विदेश में सोने की कीमत तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पहली बात तो यह है कि बढ़ क्यों रहे हैं सोने चांदी के दाम। सोने चांदी के दाम 2 कारणों से बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, जितनी ज्यादा आर्थिक अनिश्चितता विश्व के अंदर होगी, सोने चांदी के दाम उतने बढ़ेंगे, और जितनी अनिश्चितता कम होगी उतने ज्यादा शेयर मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि जब ये लगेगा कि भाई रूस यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, पैलेस्टीन और इजराइल में भी युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, तो अशांति है। जब अशांति होती है तो लोग, क्योंकि सोना तो कभी भी आप खरीद बेच सकते हैं, लिक्विड एसेट है, और इसलिए उसको लेके रख लेते हैं। बाकी बिल्डिंग का, एसेट्स का क्या आपको पता है कब चले जाएं और कब कोई ऐसी कैलेमिटी आ जाए कि खत्म हो जाए। लेकिन गोल्ड को लोग ये समझते हैं सेफ हेवन है, इसलिए उसको खरीदते हैं, और क्योंकि खरीदते हैं तो उसके दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट ऑफ मनी इधर हो रहा है। दूसरा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सारे विश्व के देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो विश्व की अनिश्चितता को देखते हुए गोल्ड खरीद के जमा कर रहे हैं। अब जब गोल्ड सिल्वर खरीदेंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे, तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ जाएंगे। विश्व में कम बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारी करेंसी वीक हो रही है। तो पहले जो 80 रुपए का डॉलर पे हम सोना आयात करते थे, अब 88 रुपए का करते हैं। तो जब आयाती महंगा करेंगे तो यहां भी महंगा हो जाएगा। लेकिन इसमें अब निवेश करें या ना करें, आप सोने चांदी में निवेश करें ना करें, तो एक सिद्धांत जो डाउ जोन्स का सिद्धांत है, जो शेयर मार्केट का पुरोधा है, उन्होंने ये कहा कि देखिए होता क्या है कि मार्केट के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव होता है, एक ट्रेंड में मार्केट चलता है। और मार्केट में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, एक वीक हैंड्स होते हैं। वीक हैंड्स वो होते हैं जिनको शेयर मार्केट या गोल्ड या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता, जो एडवाइस पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको पता है, उनको ट्रेंड्स का पता है। तो होता क्या है कि जब मार्केट बॉटम पे होता है किसी भी चीज का, शेयर मार्केट का, रियल एस्टेट का, गोल्ड सिल्वर का, जब बॉटम पे होता है तो, और मार्केट में पैनिक होता है,
जैसे वॉरेन बफेट ने कहा, when the market is panicky be greedy, when the market is greedy be panicky। इसका मतलब मार्केट में जब बहुत ज्यादा डर आपको दिखने लगे तो खरीदिए, और मार्केट में बहुत ज्यादा लालच आ जाए तो बेच दीजिए। इसका माने जब लालच आता है तो मार्केट पीक पे होता है, और जब मार्केट ग्रीड भी आ जाता है, मार्केट ग्रीड भी आ जाता है तो टॉप पे होता है, और मार्केट में पैनिक आ जाता है तो बॉटम पे होता है। तो बॉटम पे खरीदिए, पीक पे बेच दीजिए, मोटा मोटा सिद्धांत। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग कहने लगे सोना खरीदो, चांदी खरीदो, बहुत दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है पैनिक का टाइम है, बेचने का टाइम है, ये खरीदने का टाइम नहीं है। और जब लोग कहेंगे यार शेयर मार्केट तो बड़ी वाहियात चीज है, इससे तो बदतर कोई चीज नहीं है, तो खरीदने का टाइम है। when the market is greedy be panicky, when the market is panicky be greedy। तो ये दोनों सिद्धांतों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप ये देखेंगे फ्लाइट ऑफ मनी होता है, पैसा एक जगह से निकलता है दूसरी जगह जाता है, तो अब आपको निर्णय लेना है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना है कि अगर आप 1,22,000 का एक तोला सोना हो गया है भारतवर्ष के अंदर, तो 1,50,000 जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा। अगर 1,50,000 जाएगा तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको लगता है 80,000 जाएगा तो आपको बेच देना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अपने बॉटम पे आ गए, पैनिक आ गया है, बहुत ज्यादा ग्रीड आ गई है, अगर पैनिक आ गया तो खरीद लीजिए, ग्रीड आ गई है तो बेच दीजिए। लेकिन अगर आज रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए और इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध बंद हो जाए, तो आप देखिएगा गोल्ड जो है 30,000 गिर जाएगा और शेयर मार्केट बढ़ जाएगा। अब ये तो किसी को नहीं पता युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में निश्चितता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब रियल एस्टेट है। भाई रियल एस्टेट में आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको बेचने वाले हजारों मिल जाएंगे, जब आप बेचने जाएंगे तो खरीदार आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आप सेलर हैं तो मार्केट कंडीशन अलग है, जो बायर हैं तो मार्केट कंडीशन अलग है, इसलिए वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। आप खरीद के रख सकते हैं, मन मन खुश हो सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 2 करोड़ की हो गई, लेकिन जब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने निकलेंगे तो खरीदार नहीं मिलेगा, 2-2 3-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, अच्छा अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहां करें? एक तो है कि आप आभूषणों में करें, एक है म्यूचुअल फंड में करें, एक है आप ई गोल्ड खरीद लें, ई सिल्वर खरीद लें। ई गोल्ड ई सिल्वर का मतलब यह है कि एमसीएक्स में जाएं आप और वहां पे जाके 1 तोला सोना खरीद लें, जो दाम है उसके दाम आप दे दीजिए, सोना आपके अकाउंट में आ जाएगा, डिमैट अकाउंट में, और जब आप बेचेंगे तो उस समय जो दाम होगा डिफरेंस आपको कुछ पैसा काट के वो दे देंगे। तो लेकिन अगर आप आभूषण खरीदेंगे तो जब आप खरीदेंगे तो 15% की मेकिंग चार्जेस देंगे, और जब बेचेंगे तो 15% फिर काट लेंगे, तो 30% दाम गिर जाएंगे। तो ये भी आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आभूषण खरीदें या म्यूचुअल फंड खरीदें या शेयर मार्केट में जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी। एसआईपी में आप क्या करते हैं, एक शेयर में या एक म्यूचुअल फंड में हर महीने लगातार पैसा लगाते जाते हैं, और अगर आप 10, 12, 15 साल तक लगाते रहते हैं तो ऊपर के दाम पे भी खरीदते हैं, नीचे के दाम पे भी खरीदते हैं। जब ऊपर के दाम पे खरीदते हैं तो आपको यूनिट्स कम मिलती हैं, नीचे के दाम पे खरीदते हैं तो यूनिट ज्यादा मिलती है, तो एवरेजिंग हो जाती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको करीब करीब फायदा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इसी प्रकार से गोल्ड में भी आप करें, और आपने किया होता पिछले 10 साल के अंदर कि लगातार महीने महीने गोल्ड खरीदते रहते और लंबी अवधि तक खरीदते रहते, तो आपको रिटर्न वो न मिलता अगर आप एक मुश्त खरीदते और एक मुश्त बेचते। लेकिन अगर आप एसआईपी करते तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता। तो चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, चाहे शेयर में पैसा लगाना हो, चाहे गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाना हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उतार चढ़ाव का ज्ञान न होने पर लगातार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज को खरीदना और उसको बचाना, ये एक श्रेयस्कर वो है। लेकिन आज के तारीख में अगर सोने चांदी में आप निवेश करते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आज के तारीख में हर आदमी ये मार्केट में कह रहा है कि सोना चांदी खरीदो, इसका माने मेरे विवेक के अनुसार मार्केट सोने चांदी का गिर सकता है, और अगर जो स्थिति है विश्व की, जो अनिश्चितता की तरफ बढ़ी हुई है, अगर वो कम हो जाएगा तो बहुत तेजी से गिर जाएगा। बाकी निर्णय आपका है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक अध्यापक की तरह अपना जो विषय मेरे को ज्ञान है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।